different names dash. फर्स्ट बुलेट सुनना प्लीज, अगर कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग मतलब प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट समझे, कोई कंपनी है वो 500 करोड़ एक प्रोजेक्ट में लगा रहा है और इतना इतना पैसा आएगा, तो कैपिटल बजटिंग में अगर वही है पैसा जा रहा है फिर पैसा आएगा, यहाँ भी तो ये हो रहा था, शेयर जा रहा है पैसा पैसा आएगा, तो कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं तब उसका नाम है IRR। क्या नाम है? IRR लिख देना। इन कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग यू मे राइट ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, इन कैपिटल बजटिंग ब्रैकेट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कॉमा, this is known as internal rate of return, internal rate of return bracket IRR, internal rate of return bracket IRR। second bullet, in bond, bond is okay, लास्ट क्लास एग्जाम्पल भी था एक बॉन्ड का, डिबेंचर जो होता है, तो डिबेंचर में अगर अभी पैसा दे रहे हैं फिर इतना 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 आएगा, सब में तो यही हो रहा है, पैसा दे रहे हैं बाद में आएगा, ठीक है। इन बॉन्ड कॉमा इट इज नोन एज यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, बिकॉज थिंक अबाउट द इंग्लिश, यील्ड माने क्या होता है? रिटर्न। यील्ड इज अ सिनोनिम ऑफ रिटर्न टू मैच्योरिटी। बॉन्ड को लास्ट तक होल्ड करेंगे तो बताइए ना सर क्या रिटर्न कमाएंगे? ओके, ब्रैकेट YTM, bracket YTM। third bullet, in stocks, in stocks comma it is known as expected return, it is known as expected return, it is known as expected return, that is ER, expected return that is ER, it is known as expected return that is ER। ओके विथ यू? तो अलग अलग नाम है पर कॉन्सेप्ट सेम है, समझा? और काश ये रिटर्न जो निकाल रहे हैं ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा हो, ट्रेडर 18% चाहिए ना उसको, तो अगर 18 से ज़्यादा रिटर्न आया तभी तो बाई करेगा स्टॉक, वरना क्यों बाई करेगा? सही बात है। ओके, पैराचेंज इन कैल्सी, इन कैल्सी कॉमा इट इज IRR। तो कैल्सी में तो तीन तीन नाम यूज नहीं कर सकते हैं, तो कैल्सी में उसका नाम है IRR। इन कैल्सी इट इज IRR, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो I/Y ऑन द कैल्सी, इट इज ऑल्सो I/Y ऑन द कैल्सी, समझे? I/Y भी IRR है, तो सर IRR यूज करना चाहिए कि I/Y? वो डिपेंड करता है सम, जैसे अगर वैसा सम है, सुनना प्लीज, एक बॉन्ड है, आज 950 रुपया देंगे, आज 950 रुपया देंगे, 1000 फेस वैल्यू है, 950 आज देंगे, 1000 फेस वैल्यू है, 12% कूपन है, 12% ऑफ 1000 120, तो 120 10 साल मेच्योरिटी है, 10 साल, तो यानी कि सर 950 जाएगा, फिर 120 120 120 120 कितने बार आएगा? 10 बार, और लास्ट में 1000 आएगा, लास्ट में 1000 आएगा। ये वाला सम तो TVM से करना चाहिए। TVM प्लीज बोलना, फिगर्स क्या था? 950 जा रहा है, 120 आ रहा है, लास्ट पे 1000 आ रहा है। व्हाट इज PV? 950 प्लस माइनस, 950 नेगेटिव PV है, 120 क्या है? PMT, 120 क्या है? PMT एन्युटी, 1000 क्या है? FV, N क्या है? 10, CPT व्हाट? I/Y। तुम मानोगे यही इजी है ज़्यादा। कैश फ्लो मोड भी, ऑल्सो कैश फ्लो मोड से भी कर सकते हैं, चलो कैश फ्लो मोड से बताओ, व्हाट इज CF0? 950 नेगेटिव, 950 नेगेटिव, व्हाट इज C1? 120, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 10, पर इसमें दिक्कत होगा, 9 डालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, 10 नहीं डाल पाएंगे, 10 डालने तो 10वां वाला गिन लिया ना वो, तो फ्रीक्वेंसी 9 डालेंगे, क्या? 9, और उसके बाद जाके C2 पूछेगा, C2 कितना? 1120, C2 1120, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, 1120, और उसके बाद IRR, CPT सेम आंसर आएगा, बट यू वुड एक्नॉलेज दैट इसमें एन्युटी लगाना TVM बेटर था, समझ गया ना? इसमें TVM बेटर था, तो खुद ही समझ में आ जाता है कब कैश फ्लो मोड यूज करना चाहिए, कब क्या TVM, ठीक है। और अब बात आता है, सपोज बाई चांस
नो कैलसी, नो एक्सेल शीट, इंडियन एग्जामिनेशन, ठीक है, नो कैलसी, नो थिंग, इंडियन एग्जामिनेशन, तब क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन लिखना तो बेटर रहेगा, लिखो पैरा चेंज करो, तब मैं कैलसी पे आऊँगा, पैरा चेंज लिखना, IRR is that discount rate, IRR is that discount rate, और तुमको पता है डिस्काउंट रेट तो वो होता है जिससे पीवी करते हैं, डिवाइड बाय 1+R डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, विच equates outflow with inflow, which equates outflow with inflow, outflow with inflow। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जब भी आपको एक हिडन रेट निकालना है तो जो पैसा जा रहा है और जो पैसा आ रहा है उसको एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे बराबर कर दीजिए, ठीक है, तो वो रेट जिससे वो बराबर हो पाएगा, बिकॉज बराबर करने के लिए तो पैसे को टानना पड़ेगा ना, फिर बराबर हो पाएगा, तो वो कौन से रेट से टाने सर जिससे बराबर हो जाए, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक ना। पैरा चेंज, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, यानी कि क्या था, नहीं क्या पैसा जा रहा था इस सब में, 640 था ना, हाँ उस सब में 640, 640 is equal to 640 is equal to 45 by 1+R प्लस क्या 48 by 1+R the whole square प्लस क्या 48 by 1+R the whole cube प्लस what 48 by 1+R power 4 plus what 50 by 1+R power 5 plus what 774 by 1+R the whole power what 6। तो लुक एट द राइट हैंड साइड, सर आप वही तो कर रहे हैं, पर पिछले बार 18% से पुल कर रहे थे, माने मैथ्स ये था कि बता 18 कमाने के लिए मेरे को क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे थे, और अब बोल रहे हैं अगर मैं 640 दे रहा हूँ तो बताना वो कौन सा रेट है जो मेरे को बोलता कि 640 देना चाहिए। एक्चुअली क्या पता लगा रहे हैं, वो कौन सा रेट है जो मेरे को ये बोलता हाँ आपको 640 देना चाहिए, है ना, तो वो आर निकालना। अब ये आर निकालना मजाक का बात थोड़ी है, बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ पावर 6, ये तो पावर 6 हो गया, क्वाड्रेटिक स्क्वायर का होता है, क्यूबिक पावर 3 का होता है, पावर 6 का इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो मेथड या ट्रायल एंड एरर से होगा, लेट आर इक्वल टू तो इन योर बीकॉम वगैरह एंड अदर एग्जामिनेशन इन केस यू आर परस्यूइंग यू विल फाइंड दैट माथा खराब हो जाता है करने में, लेट आर इक्वल टू, ते क्या चुना, हम क्या चुने, चीटिंग क्या किया, ठीक है, बिकॉज कौन सा आर चुने, तो ऑल दैट हैपन्स, अपने में ये गंदगी नहीं करते, जैसे कॉन्सेप्ट जानो उसके बाद जाके टूल्स यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, obviously this is difficult to solve, obviously this is difficult to solve, this is difficult to solve, difficult to solve, full stop. The calci does it, the calci does it in one stroke, the calci does it in one stroke, full stop. Apart from what you have fed earlier, apart from what you had fed earlier, apart from what you had fed earlier, what you had fed is okay ना, कैल्सी में जो फीड किए थे, what you had fed earlier, what you had fed earlier, comma, put in C0 equal to, C0 कितना 640 नेगेटिव ना, 640 है ना, नेगेटिव 640, एंटर, करेक्ट है ना, तो C0 एक्स्ट्रा डाल दीजिए आप, 640 नेगेटिव, एंटर, IRR डैश CPT, IRR CPT क्या आंसर आया था 9.22%, तो 9.22% आया था अपना, 9.22%, ठीक है, था 9.22%। तो क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, हमने निकाला था 400 समथिंग, फिर मेरे को लगा एक्स्ट्रा डिस्कशन का स्कोप है तो बता दूं, तो एक्स्ट्रा बताया, और बताने के बाद बैक टू द क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस वैल्यूएशन से भी दिया जा सकता है, रिटर्न से भी, ठीक है ना, कहने का मतलब है, वैसे इस सब में ये जो 9.22 है ये IRR है कि ER है,
ये सम जो है कैपिटल बजटिंग का था या शेयर का था? ये सम जो चल रहा है शेयर का था ना। और शेयर में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ER, ठीक है, ER यूज़ करते हैं ना। IRR तो कैपबज में यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ इसको लिख दो ER। ये जो 9.22% था ये टर्मिनोलॉजी वाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ऑल्दो मैथ्स वाइज को इसको IRR बोले तो गलत नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए दो टोन नंबर 1, सर अपने को पे करना चाहिए 400 एंड कितना 445 पे करना चाहिए अप्रॉक्स, और दाम चल रहा है 640। इट्स अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड? ओवर प्राइस्ड। दूसरा लैंग्वेज, इट्स चीप और रिच, दोनों वर्ड यूज होगा। इट्स ओवर प्राइस्ड, महंगा है, इट्स रिच, ठीक है। तो देयरफॉर वी शुड नॉट बाय द स्टॉक, ठीक है। तो बट एक मिनट, अब यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। मेरा पर्पस है तुम लोग को बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स इन क्लासेस में देना, और इसलिए मिक्स एंड मैच हो रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज मिस प्राइस्ड है, क्या बोला? मिस प्राइस्ड मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इनकरेक्टली प्राइस्ड। इनकरेक्टली प्राइस्ड मतलब हुआ P0 नॉट इक्वल टू व्हाट? IV0, सही है। P0 नॉट इक्वल टू IV0। तो सर कौन सा दो केस है? दो केस है, एक है P0 लेस देन IV0 और एक है P0 ग्रेटर देन IV0। यही तो दो केस हो सकता है। अगर प्राइस कमती होता 220 होना चाहिए 445, ये 445 आया हुआ है। अगर प्राइस 220 होता तब तो डेफिनेटली क्या करना चाहिए? बाय, यू शुड बाय। अगर प्राइस ज़्यादा है तो द ऑपोजिट ऑफ बाय इज व्हाट? सेल। तो अपने शर्मा के क्यों बोल रहे? वी शुड नॉट बाय, वी शुड यूज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, वी शुड सेल। बट इन ऑर्डर टू सेल द शेयर यू हैव टू हैव द शेयर। In order to sell the share, you have to have the share. Wrong. You can sell the share without having the share. You can sell the share without having the share. Okay? By borrowing it from somebody. By borrowing what from somebody whose share is lying idle. उसके पास पड़ा हुआ वो दे देगा अपने को बेचने के लिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेलिंग। एक होता है लॉन्ग सेलिंग, एक होता है शॉर्ट सेलिंग। लॉन्ग सेलिंग या फिर सेलिंग मीन्स सेलिंग व्हाट यू ओन, सेलिंग what you own. Short selling means selling what you don't own. उसका इलेबोरेशन, उसका इलेबोरेट डिस्कशन मैं 5 मिनट बात करूंगा, बिकॉज अदरवाइज अपने डाइवर्ट हो जा रहे हैं। यू हैव टू रैप दिस अप ना। तो शॉर्ट सेलिंग का अलग से पॉइंट बना के डिस्कशन करूंगा। तो आई नो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ माने डाउट्स इन द माइंड, आई विल कम टू दैट। जस्ट मैंने इंसर्ट किया कि अगर ओवर प्राइस्ड है तो शॉर्ट सेल, अंडर प्राइस्ड है तो बाय। सही है? लिख दो आंसर नंबर 2। We find that P0 bracket क्या था? 640 greater than IV0 bracket क्या? 435.15, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, this is the same as ER लेस देन RE। ER लेस देन RE, काश ये समझ में आए कि सर प्राइस से ही तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलता है। क्या कोई IRR C0 के बिना निकाल पाएगा? C0 के बिना तो IRR नहीं निकल पाएगा। C0 बताते हो कैल्सी को, तभी तो तुम C0 चेंज करो, 240 कर दो। अभी क्या करो? कैल्सी में डाला हुआ है तुम लोग का 240, सॉरी वो CF सेकेंड, डू इट, एक मिनट। CF क्लियर, CF और फिर तो पूरा उड़ जाएगा ना। शायद ये पूरा ले लेता है। लेट्स सी 240 प्लस माइनस एंटर। मैं CF0 में ही सुपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। डाला हुआ था ना, मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। क्या पता वो क्यूमुलेटिव लेता है क्या? लॉजिक वाइज क्या 240 पे रिटर्न क्या आना चाहिए? ज़्यादा। पर अगर वो क्यूमुलेट कर दिया होगा तब तो क्या आएगा? कम, ठीक है। IRR CPT 34.05। कैल्सी स्मार्ट है। वंस अगेन वो क्या कर रहा है? सब्सटीट्यूट। देखो पढ़ाते समय डिस्कस में कितना नया चीज़ निकलते जाता है। मैं खुद भी CF0 का भी वापस डाला हुआ नहीं हूँ सब्सटीट्यूट। आई जस्ट डन इट राइट नाउ। मतलब आपने बोले 640 नहीं, सपोज 240 का शेयर है, तब बता क्या रिटर्न है? 34% रिटर्न। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न तो प्राइस पे आ रहा है, प्राइस पे। अगर प्राइस बढ़ा हुआ है तभी तो रिटर्न गिरा हुआ है। अगर प्राइस गिरा हुआ रहता तो रिटर्न क्या होता? बढ़ा हुआ रहता। मैथ से, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द नोट्स,
ई आर लेस देन आर ई, ये हमेशा ही होगा, सुनना, जब पी जीरो ग्रेटर देन आई वी जीरो, ई आर लेस देन आर ई मस्ट बी, मैथ से, बिकॉज सर इसी प्राइस से तो ई आर निकल रहा है और इसी आर ई से तो आई वी जीरो निकले है, ये कोई फ्लूप थोड़ी है। तो इसका मतलब whenever price is more, the return that you can earn would be less because you are buying at a higher price, है ना? Whenever the price is less, you are buying at a lower price, return would be what? More, ठीक है ना? तो in that case प्राइस ग्रेटर है सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न कमती कमाने वाले हैं, द स्टॉक इज व्हाट? ओवरप्राइस्ड, लिख दो, द स्टॉक इज ओवरप्राइस्ड, द स्टॉक इज ओवरप्राइस्ड, दैट इज ट्रेडिंग रिच, द स्टॉक इज ओवरप्राइस्ड, दैट इज ट्रेडिंग रिच, trading rich, and investor should go short, and investor should go short, ये लैंग्वेज यूज किया जाता है। should go short माने बेचना चाहिए, should go long माने बाई करना चाहिए, long माने बाय, short माने सेल, ठीक है? should go short, ठीक है? should go short, ठीक है? अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये अपना कैल्सी चल रहा था जब से, और बेस्ट पार्ट है मैं कैल्सी को सेंटर स्टेज पे रख के सारा कॉन्सेप्ट्स बताते जा रहा हूँ, ठीक है? तो लास्ट क्लास बात हुआ था, इसलिए आपको बता दूँ, अगर ये वो होता प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकालते। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट, बिकॉज प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रेडेड ना, इट इज नॉट सेलिंग ऑन NSE BSE, यू कैन से दैट अंडर प्राइस्ड। प्रोजेक्ट में अपने पीवी निकाल के 640 क्या करते हैं? माइनस। पीवी निकाल के 640 क्या करते हैं? माइनस, और उसको बोलते हैं एनपीवी, उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेगेटिव आता, बिकॉज पीवी इज 435 माइनस 640 इज व्हाट? नेगेटिव। तो इफ एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज नेगेटिव, द प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। जैसे तुमने डिसाइड किया स्टॉक को बाई करोगे, सेल, सेल, तो इफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट माने इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्राइस इज नेगेटिव, द प्रोजेक्ट इज व्हाट? रिजेक्टेड। वंस अगेन यहाँ पे जो बिजनेसमैन है ना, बिकॉज प्रोजेक्ट कौन करता है? बिजनेस हाउसेस। तो जो बिजनेसमैन है उसको एनपीवी का मतलब समझ में नहीं आता है, एनपीवी का मतलब एकदम भी समझ में नहीं आता है। उसके लिए जनरली आईआरआर निकाला जाता है, बिकॉज उसको आईआरआर ही समझ में आता है। ओके यार 18% रिटर्न चाहिए, मिलने वाला कितना है? 9, नहीं लगाएंगे प्रोजेक्ट में, ये उसको समझ में आता है। बट इफ यू से एनपीवी इज इक्वल टू 200 करोड़, इट डजंट गेट इनटू हिज हेड, ठीक है? तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो प्राइस वाइज किए कैपिटल बजटिंग, यानी प्रोजेक्ट में क्या होगा? सेम, बस द टर्म्स आर डिफरेंट। स्टॉक में वी यूज ईआर, वहाँ पे वी यूज आईआरआर। यहाँ पे वी कंपेयर P0 विथ IV0, वहाँ पे वी माइनस देम एंड कैलकुलेट व्हाट? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना? तो वो मैं लिखवा रहा नहीं हूँ, वो साइड में रखे, बिकॉज कैपबज जब होगा वो होगा, ठीक है? तो मैं जो लिखवाना चाह रहा हूँ वो है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, लिखना प्लीज, नोट, नोट, शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग। और शॉर्ट सेलिंग बताने के चक्कर में 3-4 और चीज बताऊंगा, सुनना ठीक से। There is a person called speculator and there's a person called hedger and there's a person called arbitrager. Speculator, hedger, arbitrager, speculator, hedger and arbitrager, ठीक है ना? ये 3 लोग हैं। सिंस वर्ड से कुछ ना कुछ पता चलता है, स्पेक्यूलेटर, हेजर, आर्बिट्राजर, इन तीनों में से कौन है जो बचना चाह रहे हैं? बाकी लोग भी देख लो, वेदर इट्स सूटिंग यू नॉट। स्पेक्यूलेटर, स्पेक्यूलेशन, इंग्लिश में डेफिनेटली सुना हुआ है, लेट्स स्पेक्यूलेट, इट्स लाइक गैम्बलिंग ना, ठीक है? हेजर, प्लीज हेज योर सेल्फ, प्लीज हेज योर सेल्फ मतलब क्या? प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड आर्बिट्राजर इज ट्राइंग टू गेट सम रिस्कलेस प्रॉफिट, वो मुफ्त का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। ओके, विच मीन्स इफ आई यूज इम्प्रॉपर हिंदी वर्ड्स फॉर देम, स्पेक्यूलेटर हो गया, स्पेक्यूलेटर हो गया जिगरा, दम है दम, तभी तो गैम्बल करने बैठा है। हेजर हो गया फट्टू, ठीक है? और आर्बिट्राजर हो गया शाना,
जो ब्रेन लगा के मुफ्त का पैसा कमाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग आई हैव टू वर्ड दिस यूज स्पेक्यूलेशन, मेरे को वर्ड यूज करना पड़ेगा स्पेक्यूलेशन, इसलिए मेरे को ध्यान आया तीनों वर्ड शेयर कर दूं, बिकॉज कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे when we start a fresh topic I will have to use these words anywhere, so it's good that they are communicated. So in that case let's understand. But suppose we can say 2 centuries ago, ठीक है, there used to be a village in England in which wheat farmers and bakery firms assembled. Wheat farmers and bakery firms assembled. Why? Because wheat farmer wheat उगाता है, उसको क्या चीज़ का डर है? प्राइस गिरने का. इफ यू आर अ व्हीट फार्मर, आपका व्हीट हार्वेस्ट होगा, यू विल सेल द व्हीट आफ्टर 3 months. इफ द प्राइस फॉल्स यू विल लूज. इफ द प्राइस फॉल्स यू विल लूज. जस्ट 1 second. If the price falls, you will lose. The wheat farmer is afraid of the price of wheat what? Falling. So what happens is that normally either the price rises, he rejoices, or the price falls, he suffers, and it's all going on for the last 30-40 years this way. Sometimes rejoice, sometimes suffering. Bakery firm तो wheat को use करके bread बनाता है, तो wheat raw material है. wheat क्या है? Raw material. It is afraid of wheat price rising. If the wheat price goes up after 3 months, cost of raw material goes up. तो ये लोग दोनों रिस्क फेस कर रहे हैं, व्हीट प्राइस का रिस्क, और दोनों ऑपोजिट रिस्क फेस कर रहे हैं. एक को बढ़ने का डर, एक को गिरने का डर. तो कोई बुद्धिमान आदमी सोचा कि यार सबसे बेस्ट है इन लोग को असेंबल कर ले. तो दे असेंबल्ड अंडर अ बैनियन ट्री, एंड देन व्हाट एंटर्ड बिटवीन देम वाज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्या? लुक एट द वर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. मोटा मोटी वर्ड से पता चल गया होगा. Wheat farmer contracted to sell wheat to the bakery firm after 3 months at a price determined today. हम तेरे को व्हीट बेचेगा 3 महीने बाद इस दाम पे. तो बेकरी फर्म भी सर्टेन हो गया, फार्मर भी सर्टेन हो गया. बोथ आर हेज्ड, बोथ आर हेज्ड. नाउ देयर इज सर्टेनिटी रिगार्डिंग व्हाट दे विल रिसीव एंड पे. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई डिड दे एंटर इनटू द फॉरवर्ड? इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट और इन ऑर्डर टू अवॉइड अ लॉस? अवॉइड अ लॉस. द फोकस वॉज कंजर्वेटिव. फायदा नहीं उठाने का मन था. यहां जो मन था वो था बचने का. हेजिंग. ओके. नाउ व्हीट फार्मर्स बेकरी फर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट होते गया. तो तुम बेकरी फर्म में, व्हीट फार्म में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस केस के बीच में हुआ. 4 फार्मर बच गए. वो लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज बेकरी फर्म खत्म हो गया. तो 4 फार्मर बेचारा हेज नहीं कर पा रहे. तो इन दैट केस somebody in the crowd who was seeing what's happening, he said I am willing to buy. I am willing to buy forward. मतलब मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने तैयार हूँ बाई करने का. लोग उससे पूछे क्यों? वो बोला मेरा मन. वो बोला मेरा मन. फिर भी बोले बता रहा क्यों. ठीक है. तो इस सेइंग दैट एक्चुअली मेरे को लग रहा है जो दाम है वो बढ़ने वाला है. जो दाम है वो बढ़ने वाला है. तुम लोग जिस दाम पे बात कर रहे हैं ना 12 पे, सपोज 12 रुपीज़ पे बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस मेरे को लगता है दाम 14-15 होगा. तो मैं अभी 12 पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ बाई करने का. 3 महीने बाद 12 पे मिलेगा और मैं बाजार में 15 पे बेच दूंगा. ओके. दिस पर्सन इज बुलिश और बेयरिश. बुलिश मतलब आपको लगता है दाम बढ़ेगा. इफ यू आर बुलिश इसका मतलब आपको लगता है दाम बढ़ेगा. इफ यू आर बेयरिश इसका मतलब दाम गिरेगा. तो बुलिश और बेयरिश आर वर्ड्स यूज फॉर अ प्राइस बिलीफ. प्राइस बिलीफ क्या लग रहा है? बढ़ने का लग रहा है. और लग रहा है या पता है, ये जो हिंदी लैंग्वेज है, इसको लग रहा है दाम बढ़ेगा, किसको पता है दाम बढ़ेगा? हाँ, लग रहा है. भगवान थोड़ी है. इसको लग रहा है, और जिसको लग रहा है उसको बाद में लग सकता है. यू अंडरस्टूड? ठीक है. विच मीन्स दाम बाद में गिर भी सकता है. और ये 12 पे बाई करने का बात कर लिया, बाद में दाम नीचे 9-8 हो जाएगा, तो ये हैज टू सेल एट अ लोअर प्राइस और लॉस होगा. यार ये लॉस होगा ये जानते हुए भी जानबूझ के बाई कर रहे हैं. तभी तो वर्ड यूज किए थे जिगरा. ठीक है. तो स्पेक्यूलेटर क्या होता है? स्पेक्यूलेटर हैज अ प्राइस बिलीफ, हैज अ प्राइस बिलीफ, एंड ही हैज अ रिस्क एपेटाइट. मेरे को रिस्क लेने की कैपेसिटी है. उल्टा हुआ ठीक है हम लॉस सेलेंगे, कोई बात नहीं, आई विल डू बेटिंग. तो इसलिए वो कर रहा है. और उसी समय एक दूसरे बैनियन ट्री के नीचे 12.2 पे रेट चल रहा है. क्या रेट पे? 12.2. यहाँ पे 12. तो उस जमाने में तो खैर मोबाइल ये सब था नहीं, तो रामू श्यामू को दौड़ाते थे. तो इन दैट केस अपने यहाँ पे बाई और वहाँ पे क्या करेंगे? सेल. वी कॉन्ट्रैक्ट टू बाई एट 12, वी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट व्हाट? 12.2, एंड वी लॉक अ रिस्कलेस प्रॉफिट ऑफ व्हाट? 0.2. तो 0.2 का रिस्कलेस प्रॉफिट ये क्या हो गया? आर्बिट्रेज.
ठीक है, ये हो गया आर्बिट्राज। तो 3 वर्ड होता है, स्पेक्यूलेटर, हेजर, आर्बिट्राजर। डेफिनेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, द फील इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन एमसीक्यू फ्रेमवर्क। ठीक है, तो एंड दैट फील यू हैव रिसीव्ड राइट नाउ। कभी भी ये वर्ड आया, यू विल बी एबल टू रेसिप्रोकेट। वैसे मैं ब्रीफ पे लिखा भी दूंगा। अब मैं क्या बोल रहा था, वाई आई हैड टू डाइवर्ट, बिकॉज ये जो शॉर्ट सेलिंग है ना, उसमें क्या हो रहा है, द प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज 640। व्हाट इज इट? 640। डिस्कस हो रहा है, डू नॉट कॉपी। I think the price should have been 435. I think, based on my study. Remember the study? ये जो डिविडेंड का फोरकास्ट वगैरह है, वो सब स्टडी पे बेस्ड है। वो ओवरलुक मत करना। अंदर में एक बहुत जोर का मेहनत चल रहा था डिविडेंड का फोरकास्ट निकालने का, जो अपने को फील ही नहीं हुआ। समझ गया? पूरा स्टडी करके उसने ये पता लगाया है। तो सर शेयर का दाम 435 होना चाहिए था, पर 640 है। मेरे को लगता है जो मैंने आज समझ गया मेहनत से, मैं अपना मेहनत लगा के जो इंडस्ट्री को पकड़ा हूँ, इकॉनमी को पकड़ा हूँ, स्टॉक को, लोग भी धीरे धीरे बुद्धिमान हो जाएंगे। मेरे से लेट से होंगे, बिकॉज आई एम रियली पुटिंग माई हार्ट एंड सोल। पीपल विल ऑल्सो इन सम टाइम रियलाइज दैट दिस कंपनी इज वीक, and therefore when they start realizing, then they will start selling, and when they start selling, the share price will what? Fall. Because the share price cannot fall because of anything. हवा चलने से, विंड चलने से, सेबी बोलने से शेयर प्राइस कुछ नहीं होगा। शेयर प्राइस कैन ओनली राइज if people start buying. शेयर प्राइस कैन ओनली फॉल if people start selling. There is no other way. ठीक है? तो when people agree with me, they also think the way I am thinking, they will definitely sell the share. Stock markets is about early mover advantage. कि क्या आप पहले से पता लगा लिए वो चीज़? तो अगर पहले से पता लगा लिए, मेरे को लगता है दाम गिरेगा, तो आज क्या करना चाहिए? सेल। क्या करना चाहिए आज? सेल। और सेल करके बाद में बाय। लोग क्या करते हैं? पहले बाय, बाद में सेल। 435 पे बाय, 640 पे सेल। बट अगर कोई चीज़ ओवर प्राइस्ड है तो उल्टा भी तो कर सकते हैं। अभी सेल, बाद में बाय, तब भी तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आई एम सेलिंग एट अ हायर प्राइस, आई एम बाइंग एट अ लोअर प्राइस, बट आई एम टाइमिंग इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो पहले सेलिंग फिर बाइंग, करेक्ट। देयरफॉर आई डिसाइड कि मेरे को शेयर सेल करना है, मेरे पास है नहीं। तो इन दैट केस मैं अपने ब्रोकर के पास गया। आई एम मिस्टर ए। मैं अपने ब्रोकर के पास गया, मैंने ब्रोकर को बोला, ब्रोकर मेरे को ये शेयर शॉर्ट सेल करना है। ब्रोकर इसका मतलब समझता है। इसका मतलब ब्रोकर को मैं ये बोल रहा हूँ, तुम किसी और क्लाइंट से वो शेयर बोरो करवा दे मेरे को। ठीक है ना? तो ब्रोकर का एक क्लाइंट है सी। ठीक है, ब्रोकर सी को पूछा कि आपके पास ये शेयर पड़ा हुआ है, आप क्या ए को लेंड करने को तैयार हो? ठीक है, तो सी ऑब्वियसली अपना फायदा देखेगा। क्यों? आई विल कम टू दैट, बट एक बार सपोज मानते हैं यस, एक बार ये मान लो कि सी भी बहुत बार बोरो करता है ना शेयर, कोई और दूसरा शेयर, तो वन हैज़ टू बी रेडी। तो एक बार उस बात पे आते हैं। तो सी ने अपना शेयर ब्रोकर के थ्रू लेंड कर दिया किसको? ए को। ठीक है ना, ए को। और ए ने बेच दिया शेयर टी को। किसको? टी को। मिस्टर टी बॉट द शेयर। इज इट ओके? Who was the shareholder on the board? Who was the shareholder? C. Who is the shareholder now? T. A is nobody. ठीक है? C was the shareholder. The shareholder is what? T. और A को मन में लग रहा है कि मैंने तो शेयर बेच दिया 640 पे, जब दाम गिर जाएगा तो मैं गिरे हुए दाम पे शेयर खरीद के वापस लौटा दूंगा। तो A is expecting, praying that काश दाम गिरे। So if the price falls, he will buy at the fallen price and return it back to the broker, and the broker will return back to what? C. Correct? So he will make a profit. But A runs the risk. If the price goes up, A will have to buy at a higher price and return it back. 640 बेचा था, 840 पे खरीदना पड़ेगा। समझ गया? And he will have to return it back. तो ये speculation हो रहा है कि arbitrage? Speculation, arbitrage कहाँ का है? इस पर तो risk involved है। दाम बढ़ गया तो बहुत लॉस हो सकता है। तो दिस इज अ केस ऑफ स्पेक्यूलेशन बेस्ड ऑन अ बुलिश बिलीफ या बेरिश बिलीफ। बेरिश है ना, बेरिश। ठीक है, तो एंड अगर इस बीच जब ये हो चुका है, बीच में अभी तक रिटर्न नहीं किया, अभी तक ये रिटर्न नहीं किया है, इस बीच में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 40 रुपीज़। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 40 रुपीज़। हु विल गेट द डिविडेंड? सी, ए और टी? टी इज द शेयर होल्डर। कंपनी को क्या मतलब है इन लोगों के बीच में क्या नौटंकी चल रहा है? कंपनी तो डिविडेंड उसी को देगा हु इज शेयर होल्डर ऑन रिकॉर्ड। तो कंपनी विल पे डिविडेंड टू टी। कौन बेचारा डिविडेंड लूज किया? सी। ओके, किसके कारण? ए। तो ए विल कॉम्पेंसेट सी फॉर द लॉस ऑफ डिविडेंड ना।
ए को पॉकेट से 40 रुपया डिविडेंड देना पड़ेगा सी को। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फीलिंग बैड अबाउट ए। अगर आप फील बैड अबाउट ए कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तेरे में जोश है, तेरे को शॉर्ट सेल करना है, निकाल पैसा, ठीक है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फीलिंग बैड अबाउट ए, तो ए को डिविडेंड देना पड़ेगा। यानी नॉर्मली ये तो सब जन जानते हैं कि सब विदाउट CFA क्लासेस ज्वाइन किए हुए एवरीबडी नोज शेयर बाई करने से क्या फायदा हो सकता है। नंबर 1 डिविडेंड, नंबर 2 प्राइस राइज। शेयर बाई करने से क्या फायदा हो सकता है? नंबर 1 डिविडेंड, नंबर 2 प्राइस राइज। ये दोनों लॉस है। शॉर्ट सेलिंग में दोनों क्या है? लॉस है। डिविडेंड तेरा लॉस, प्राइस राइज लॉस, ठीक है। काश ए बोल रहा है काश भगवान डिविडेंड नहीं हो, ठीक है। तो और काश भगवान दाम गिरे, ही इज विशिंग, ठीक है। बहुत जन भगवान को प्रे कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी एक ही सुना जाएगा, ठीक है। तो दैट इज शॉर्ट सेलिंग। इसमें और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स होता है शॉर्ट सेलिंग में, बट एक होता है कॉन्सेप्ट बताना, एक होता है एक पर्टिकुलर रीडिंग करे। रीडिंग याद है? सिलेबस है, स्टडी सेशन, टॉपिक्स और रीडिंग्स, और उसके अंदर क्या? LOS। तो एक पर्टिकुलर रीडिंग आएगा, उस रीडिंग के अंदर LOS आएगा जहाँ बोलेगा शॉर्ट सेलिंग को पूरा खोल दो, मतलब पूरा बताओ शॉर्ट सेलिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट डिक कीजिए। वहाँ डिक करेंगे, समझ गए। बट कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको समझ में आ गया, इट इज सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ जब मैं शॉर्ट सेलिंग कहीं यूज करूंगा ना, विल शॉर्ट सेल, यू विल अंडरस्टैंड। हाँ सर क्या बोल रहे हैं, अंडरस्टूड। तो दिस इज शॉर्ट सेलिंग। यहाँ पे जो डाउट रह गया मन में किसी के भी लॉजिकल स्टूडेंट के कि सर सी बेचारे को क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो उसको फ़ायदा होता है, जरा सा हिंट दे दूँ, ये जो शेयर बेचे ना 640 पे, ये 640 जो बेचा हुआ शेयर का पैसा ए को ले जाने नहीं मिलता है। नॉर्मली आप कुछ बेचते हो तो पैसा मिलता है ना, खरीदते हो तो पैसा जाता है, बेचते हो तो पैसा मिलता है, पर किसी और का माल लेके बेच दिए और पैसा भी उठा के ले गए और चंपत, यू अंडरस्टैंडिंग, ना लौटाओगे, ये सब मिलेगा नहीं। तो ए विल नॉट बी अलाउड टू टेक द 640 ब्रोकर के पास रहेगा, ब्रोकर उसको इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा? इन्वेस्ट, और उस पर जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो किसको मिलेगा? सी को, समझ गया। दया माया के कारण हो सकता है उस पर से थोड़ा सा इंटरेस्ट ए को दे दे, ठीक है। तो वो डिटेल्स में जाना हो गया, डजेंट मैटर। तो आप ये एक बार अपने आप को स्ट्रेस मत देना कि वाई वुड द स्टॉक लेंडर लेंड द शेयर, ही ऑल्सो बोरोज द शेयर मेनी टाइम्स, सो देर इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट दैट वी आर रेडी टू लेंड एंड बोरो शेयर्स, ठीक है। तो इंडिया में भी शॉर्ट सेलिंग अलाउड है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस बाय सेबी, ठीक है। तो वन हैज़ टू साइन अ सेपरेट फॉर्म विद द ब्रोकर, स्टॉक लेंडिंग स्कीम का फॉर्म, और तब जाके ब्रोकर से यू आर एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेलिंग, समझ गया। तो यूजुअली पीपल डोंट डू दैट, तो देयरफॉर रिटेल लेवल पे शॉर्ट सेलिंग होता नहीं है, ठीक है। सेम डे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, सेम डे शॉर्ट सेलिंग नहीं हुआ। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, आज मंडे है, मंडे को अगर मैंने शेयर बेचा, अभी शेयर बेचा और मेरे पास है नहीं, तो मैं आज ही अगर बाई कर लिया तब तो डिलीवरी देना ही नहीं पड़ा, बिकॉज डिलीवरी इज T+2। व्हाट इज इट? T+2 समझा। मंडे का वेडनेसडे, ट्यूसडे का थर्सडे। तो अगर मैं सेम डे उसको बाई कर लिया तब वो शॉर्ट सेलिंग नहीं है, सेम डे कर लिया ना, डिलीवरी का बात ही नहीं आया। आई एम डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। व्हाट ट्रेडिंग? इंट्राडे। अभी सेल, 2 मिनट बाद बाय, दैट्स अलाउड। तो वो शॉर्ट सेलिंग नहीं हुआ। शॉर्ट सेलिंग या डिलीवरी बेस्ड था, 3 महीना 6 महीना के लिए हमको करना है तब, ठीक है ना। तो मैं वन सेकेंड बोल रहा हूँ, शॉर्ट सेलिंग का मैंने पूरा का पूरा नहीं बताया, बट एक बार कॉन्सेप्ट जरूर बता दिया कि कहीं यूज तो आप बोलोगे हाँ यार शॉर्ट सेलिंग ध्यान है, करेक्ट। लिख दो। Whenever a person is bearish on a stock, whenever a person is bearish on a stock, जिनके लिए भी ये वर्ड नया था, bearish मतलब आपको लगता है दाम गिरेगा। whenever a person is bearish on a stock, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे P arrow down, bearish का मतलब ये है, कॉमा, he would speculate माने betting sort of, he would speculate by short selling the stock. He would speculate by short selling the stock. He would speculate by short selling the stock. Short selling the stock. That is, borrow the stock from someone else. Borrow the stock from someone else and sell it. Borrow the stock from someone else and sell it at 640 लिख दो, because 640 आपको समझ में आएगा. Borrow the stock from someone else and sell it at 640. And sell it at 640. Full stop. Later
later if the share price falls, later if the share price falls, later if the share price falls, comma, he will, later if the share price falls, comma, he will buy the stock, he will buy the stock from the market, he will buy the stock from the market, say at 435, तो figures जानबूझ के use कर रहा हूँ because वो figures ऊपर used है, buy the stock, say at 435 and return back the borrowing, and return back the borrowing, and return back the borrowing, return back the borrowing, full stop. So profit equal to 640 minus 435, 640 minus 435 कितना? 640 minus 435 is 205, full stop. Para change. Of course, he may lose if the share price goes up, he may lose if the share price goes up, if the share price goes up तो वो risk है, if the share price goes up, full stop. Also he will have to pay dividend, he will have to pay dividend to the stock lender, he will have to pay dividend to the stock lender, he will have to pay dividend to the stock lender, he will have to pay dividend to the stock lender in case the firm pays dividend. He will have to pay dividend to the stock lender in case the firm pays dividend. In case the firm pays dividend. Firm pays dividend. Full stop. और एक note. Participants in the market, in financial market. Participants in the financial market. Participants in the financial market. Participants in the financial market. तो 3 वर्ड यूज किए थे अभी, लिख दो. स्पेक्यूलेटर, उसका हिंदी था जिगरा, जबरदस्ती बाई या सेल कर रहा है फायदा उठाने के लिए, उसको पता है नुकसान हो सकता है. देन था हेजर, ये था फट्टू, जो पक्का कहीं ना कहीं अफ्रेड है. इसका एग्जाम्पल था अपना वीट फार्मर. इफ यू राइट दैट वर्ड क्या क्लिक हो जाएगा, वीट फार्मर. उसको डर था इसलिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था. और लास्ट है हेजर, स्पेक्यूलेटर, हेजर एंड आर्बिट्राजर. आर्बिट्राजर, ठीक है, शाना. ओके, ही इज अप्लाइंग हिज ब्रेन्स टू अर्न रिस्कलेस प्रॉफिट. यहाँ से बाई वहाँ पे सेल, ओके, टू अर्न रिस्कलेस प्रॉफिट. कोई भी चीज़ को बहुत इलेबोरेटली बढ़िया से बताया नहीं गया है, आई एम एक्नॉलेजिंग. बट अगर there are 2 secrets of being very confident approaching the preparation and exam. One is preparing at home without delay, which means when a class is taken, if you revise on the same day, it takes you half an hour time to revise the class, आधी घंटा, ठीक है. तो if you revise after 3 months, no matter you give 5 hours, तब भी आपको याद नहीं आया क्या क्या डिस्कस हुआ था. तो नंबर 1 एक चीज़ है कि अगर ये डिस्कस ना लिए कि जो पढ़े वो आज अगर पढ़ेंगे घर पे, बिकॉज तुम्हारा दिमाग तब लगेगा, ये मेरा लग रहा है और तुम्हारा लगना जरूरी है. और नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्विंग. तो क्वेश्चन सॉल्विंग का तो बिल्डिंग ब्लॉक स्टेज पे बात ही नहीं आता है. तो आप बस ये दोनों चीज़ संभाल लो ना, यू आर थ्रू, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. प्रॉब्लम ऑकर्स बिकॉज पीपल डू नॉट गेट द डिसिप्लिन ऑफ रिवाइजिंग द सेम डे एंड देन इट डेप्रिशिएट्स एट अ फास्ट रेट, ठीक है. तो बिकॉज इंस्टीट्यूट का जो बुक्स है, व्हेन यू अप्लाई विद द इंस्टीट्यूट ना, जो अपने फीस बोले थे इंस्टीट्यूट का, उसमें वो लोग का बुक्स इंक्लूडेड है. वो बुक्स आप सॉफ्ट कॉपी लोगे, आपके मोबाइल पे रहेगा वो, ठीक है, बुक्स. बट वो बहुत इलेबोरेट लिखा हुआ है उसमें, तो वो इलेबोरेट लिखा हुआ है, तो इट्स गुड टू रीड, दोज हु हैव रीडिंग हैबिट्स. बट देन यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द एग्जाम ना, कि यार मेरे को कैसे स्पीड बढ़ाना है. सब बता दिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रिवाइज कर लिया, चल क्वेश्चंस करते हैं. इफ यू डिवोट मोर टाइम इनटू क्वेश्चन सॉल्विंग, योर एक्यूरेसी इंप्रूव्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना. तो दैट्स द पॉइंट. तो इसलिए बहुत बार नोट्स थोड़े इनफॉर्मल होते हैं, इतने इनफॉर्मल नहीं होते जो अभी चल रहे हैं, बिकॉज तो बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए थोड़े से इनफॉर्मल होते हैं. वो समझ में तब आते हैं जब तुरंत रिवाइज करते हैं, ठीक है. ओके, तो टॉपिक चल रहा था अपना कैलकुलेटर लास्ट क्लास से, और उस पर स्टोरेज बताया था, डेसिमल प्लेस बताया था, फिर टीवीएम मोड में एंटर किया था. टीवीएम मोड के बाद आज क्या बता दिया, डीसीएफ. क्या डीसीएफ मोड का अलग से अपने हेडिंग नहीं लिखे थे, आई थिंक
नहीं ना, उसी में चला गया था, ठीक है। तो कैलकुलेटर का स्टोरी खत्म करने के लिए, कैलकुलेटर तो खत्म करे किसी और चीज़ पे ध्यान दें, तो इसलिए एक चीज़ और कैलकुलेटर में फाइनली बताना है, ठीक है। वो फाइनली क्या बताना है लिख दो। यू मे गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। कैलकुलेटर में भी पॉइंट वाइज चल रहा था, चेक करो। आई थिंक कैलकुलेटर में नोट्स पॉइंट वाइज चल रहा था, ऑल्दो अभी कुछ देर से पॉइंट्स चल रहा नहीं है, बट व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज लाइक पॉइंट वाइज की एग्जांपल क्या चल रहा था, पॉइंट वाइज क्या, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट डालें, जैसे स्टोरेज एक पॉइंट था, डेसिमल एक पॉइंट था, तो फोर्थ पॉइंट स्टैट मोड। स्टैट मोड, तो स्टैट मोड बताने से कैलकुलेटर वाइज एक बार आपको सब कुछ बता दिया गया, कैलसी वाइज। स्टैट मोड, ओके लिसन, ये क्या होता है, स्टैट फॉर स्टैटिस्टिक्स। तो ऑल द थिंग्स दैट यू हैव हर्ड इन स्टैटिस्टिक्स, ओके, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, तो योर वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ओके, वो सारा का सारा डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकल जाता है। वी कॉल इट द स्टैट मोड, ठीक है ना। मेरे को केवल इंट्रोड्यूस करवाना है तुम लोग को स्टैट मोड से, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का प्योर क्लासेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इवन ऑफ दो स्टूडेंट्स ज्वाइंड अर्लियर। तो इसका मतलब उस पर तो एकदम पार लेवल पे सब जन चालू करेंगे, बट उनको एक बार मैंने मीन स्टैंडर्ड डिविएशन दिखा रखा है, तो इट्स बेटर दैट यू ऑल्सो आर इन पार विद देम कि हाँ स्टैट मोड किया हुआ है। तो इन दैट केस आई विल टेक एन एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है कंसिडर द पास्ट रिटर्न्स, consider the past returns on two stocks. Past returns on two stocks. On two stocks. तो ये दिया हुआ है years, stock A, stock B. Years, stock A, stock B. ईयर्स स्टॉक ए स्टॉक बी, ठीक है। ईयर्स में 1 2 3 4 5, स्टॉक ए का रिटर्न्स 20%, 12%, 30%, -5%, 18%, ठीक है ना। स्टॉक बी का रिटर्न्स 11%, 16%, 24%, -2%, 5%। पहला तो होता है ना कि जितना इंस्टिंक्ट यूज कर पाए बढ़िया, फील द नंबर्स द वे ए चेंजिंग, बी इज चेंजिंग, जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड टेल मी दैट इनमें क्या लग रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। You can take your time, you can take your time, you can take your time and you don't have to be influenced by anybody saying, ठीक है, तो have your own view। जब कोई चीज़ एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, कोई चीज़ उल्टे डायरेक्शन में चेंज होता है तो क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। यही होता है ना, बिकॉज कोरिलेशन का मतलब तो सबको पता है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इट वॉज एक्चुअली अ मिक्स्ड डेटा, इट वॉज मिक्स्ड ना, यू शुड हैव सीन दैट। यहाँ ए गिरा बी बढ़ा, नेगेटिव कोरिलेशन का फीलिंग। नेक्स्ट टाइम 2 से 3 में ए बढ़ा बी बढ़ा, पॉजिटिव कोरिलेशन का फीलिंग। नेक्स्ट टाइम ए गिरा बी गिरा, फिर से पॉजिटिव कोरिलेशन। गिरा इज नॉट नेगेटिव कोरिलेशन, डायरेक्शन। ए गिरा बी गिरा, पॉजिटिव कोरिलेशन। 2 बार पॉजिटिव आया मीन मन में और 1 बार क्या है, नेगेटिव। लास्ट बार ए बढ़ा बी बढ़ा, पॉजिटिव। तो टोटल में 4 बार चेंज हुआ है। देयर आर 5 पॉइंट्स ऑफ टाइम गिवन, 4 चेंजेस। 1 बार ऑपोजिट डायरेक्शन और 3 बार क्या, सेम डायरेक्शन। पक्का हु विल विन, पॉजिटिव, यानी कोरिलेशन पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना, कोरिलेशन पॉजिटिव आना चाहिए। उसके अलावा ये जो बहुत जन का अपना वर्बल पिकअप ही बहुत बढ़िया होता है, इसका एवरेज निकालें एक बार वर्बली, इसका वर्बली एवरेज निकाल लो। 32 62 -5 57, 57 + 18 द होल डिवाइड बाय 5 क्या आ रहा है, 15% आ रहा है क्या। 32 62 62 - 5 इज व्हाट, 57, 57 + 18 इज व्हाट, 75, 75 by 5 15, 15% आ रहा है, ठीक है ना। 15% इज द एवरेज रिटर्न ऑन ए
या every time the return was 15? Average return. There would have been a third stock C. I could write a third stock C, ठीक है ना? Third stock C, जिसका return was 15%, 15%, 15%, 15%, 15%. Suppose by coincidence ऐसा stock C है. So sir, stock A का average return is 15%. True or false? True. Stock C का average is also 15%. True or false? True. But stock C gives 15% with certainty. With? Stock A gives 15% with what? Uncertainty. ठीक है तो? Given a choice between A and C, given a choice between A and C, which stock would you prefer? It is not necessary that all of you will follow each other in speaking. अगर आपका कोई भी थॉट है जो आपको शेयर करने का मन है, यू कैन शेयर. स्टॉक ए और सी में से मेरा क्वेश्चन है, कौन सा आप लेना चाहोगे? और मेरे को यूनानिमस आवाज सुना सी. मेरे को पहले आवाज सुना, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पहले आवाज जो सुना वो सी. अब मैं सिंस बोला हूँ कि आप और व्यू शेयर कर सकते हो, तो कोई लोग और व्यू शेयर कर रहे हैं. यस प्लीज बोलो. आफ्टर थर्ड ईयर नहीं, यू वेंट इनटू समथिंग एल्स. एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? Perhaps I should have explained. ये पास्ट डेटा है. What is it? पास्ट डेटा ऑन द स्टॉक है, ये हो चुका है. अब नेक्स्ट ईयर के लिए स्टॉक बाई करने वाले अपने नेक्स्ट ईयर. और अपने को लगता है इस सब में कि सर जो पास्ट में हुआ ना स्टॉक ए का, वैसा ही कुछ फ्यूचर में होगा. वी बिलीव दैट द फ्यूचर डायनेमिक्स ऑफ स्टॉक विल बी सिमिलर एज द पास्ट, ऑल्दो ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है. द पास्ट एंड द फ्यूचर आर डिफरेंट. बट सपोज आई एम टेलिंग यू, ठीक है, द फंडामेंटल्स ऑफ नॉट चेंज, मोर लेस इस तरह का ही सिचुएशन फ्यूचर में होगा. तो इन दैट केस वो पॉइंट एकदम भी नहीं लेंगे जो तुमने बोला थर्ड ईयर के बाद आई विल बाय दैट स्टॉक. नॉट अलाउड. और कोई लॉजिक? फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है. थोड़ा सा ठीक से बोलो, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए बाई कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट ईयर का बात नहीं, तो बीत चुका. तो ये जो स्टूडेंट बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, तो ही वाज ट्राइंग टू से दैट सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अब फर्स्ट ईयर में 20 होगा, फिर 12 होगा. कोई मजाक थोड़ी चल रहा है. जो पहले 5 साल में साइकिल थोड़ी फॉलो करता है यार, ऑन एन एवरेज पुराना जैसा होगा. इट विल नॉट फॉलो दैट ट्रेंड. ठीक है ना? दैट पॉइंट इज नॉट टेकन. यस प्लीज, एनीबडी एल्स? क्वेश्चन क्या चल रहा है सुन लो. इज देयर एनी रीजन व्हाई वुड यू से दैट सर ए वुड बी प्रेफर्ड टू सी? अगर स्पेक्युलेटिव होगा तो ए बाई करेगा. थोड़ा सा और बढ़िया से. ठीक है, मोर लेस यू आर बोथ ऑफ देम आर मीनिंग द सेम एंड आई एम गेटिंग द पॉइंट. क्या बोलना चाह रहे देखो सुनो. पॉइंट ये आ रहा है कि सर सी में तो 15 ही कमाएंगे, ए में 15 से ज्यादा का स्कोप तो है. 15 से ज्यादा का स्कोप तो है. यू विल बिलीव सी में तो 15 से ज्यादा का स्कोप ही नहीं है, पर ए में 15 से ज्यादा का स्कोप तो है. बट सर ए में 15 के नीचे का भी तो स्कोप है. 15 का नीचे का भी तो स्कोप है. नाउ फॉर द पर्पस ऑफ CFA लेवल 1 एकेडमिक्स पढ़ाई, रियल लाइफ लॉजिक का बात नहीं कर रहे हो. रिस्क इज डिफाइंड एज वॉलेटिलिटी, दैट इज अनसर्टेनिटी, एंड यू आर सपोज टू टेक ऑल डिविएशंस एज रिस्क, फेवरेबल एज वेल एज व्हाट? अनफेवरेबल. आई रिपीट, 15% के बजाय 20% इज ऑल्सो रिस्क. 15 के बजाय जो 25 हो रहा है वो भी रिस्क है. ऑल्दो टू द नेचुरल ह्यूमन ब्रेन 20 इज नॉट रिस्क. यार 15 एवरेज था, 20 हुआ अच्छा ही तो है, 25 हुआ अच्छा ही तो है. आई एम अग्रीइंग टू यू. बट फॉर द पर्पस ऑफ एकेडमिक्स रिस्क इज डिफाइंड एज वॉलेटिलिटी. व्हाट? वॉलेटिलिटी. जबकि रियल लाइफ में ह्यूमन बींग्स थिंक ऑफ रिस्क एज डाउनसाइड वॉलेटिलिटी. क्या? डाउनसाइड वॉलेटिलिटी. करेक्ट बोला मैंने? ठीक है. बट एकेडमिक्स के लिए पकड़ना तो पड़ेगा ना. Sir, don't we have downside volatility and all that stuff in the CFA curriculum? Yes, we do have. But मेरे को predominantly तो बताना पड़ेगा कि most of the stuff assumes that अगर कोई चीज़ 15 से ऊपर जा सकता है तो उतना नीचे भी जा सकता है, तो ऊपर वाले को भी रिस्क मानते हैं. एक बार अपने आप को फोर्स कर ले प्लीज. रिस्क माने वॉलेटिलिटी. तो अगर रिस्क माने वॉलेटिलिटी एंड अ रैशनल ह्यूमन बीइंग इज अ ह्यूमन बीइंग हु लव्स रिस्क. रिस्क आज अब मजा आ रहा है या हेट्स रिस्क? हेट्स रिस्क. A rational person hates risk and risk is defined as what? Volatility. तो by that logic जो first answer था unanimous, A और C में से कौन सा बढ़िया? C. ठीक है, C would be preferred. मैंने open discussion इसलिए किया because जो thoughts है वो kill नहीं होनी चाहिए, और वो thoughts genuine है, they are respected, whatever is logical is respected by studies. ठीक है ना? बट फिर भी एक ट्रैक तो जाना पड़ेगा. तो रिस्क को अगर वॉलेटिलिटी माने, जो कि अपने मानेंगे,
तो उस केस पे सी इज बेटर देन ए, सी इज बेटर देन ए, करेक्ट है। व्हाट अबाउट बी, बी का एवरेज क्या आ रहा है, निकालो निकालो, 7, ये 27 प्लस 24 माइनस 2 प्लस 5 द होल डिवाइड बाय 5 क्या आ रहा है, कितना बोल रहे हो, 13 बोल रहे हैं, 10.8 बोल रहा है, ठीक है 10.8 है मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे अपने यहाँ पे कैट का एग्जाम देने नहीं बैठी है, कौन फटाफट कैलकुलेट कर सकता है। मैं एक बार सिंस कैल्सी को यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ विच मेकर कर रहा हूँ। तो एक मिनट, रिटर्न वाइज कौन सा स्टॉक बढ़िया है, ए या बी, ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 एवरेज रिटर्न, बी का 10.8, रिटर्न वाइज ए इज बेटर, ठीक है। रिटर्न वाइज ए एंड सी आर सेम, रिटर्न वाइज ए एंड सी आर, रिस्क का बात नहीं कर रहे, तो रिटर्न वाइज ए एंड सी आर हायर, बी इज लोअर, करेक्ट। रिस्क माने वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी ए में है, यस है, वॉलेटिलिटी बी में है, यस है, वॉलेटिलिटी सी में है, नहीं है। रिस्क वाइज सी इज द बेस्ट, रिस्क वाइज सी इज द बेस्ट। तो एक बात तो पक्का है बोर्ड पे, सी इज डेफिनेटली बेटर देन बी, सी इज डेफिनेटली बेटर देन बी। इनफैक्ट वो ए से ही बेटर है, सॉरी सी दोनों से बेटर है वैसे, क्योंकि सी में ए जितना रिटर्न है और बी से ज़्यादा रिटर्न है एट नो रिस्क, एट नो रिस्क। तो खैर एक बार सी को तो अलग हटाता हूँ वरना कंपटीशन नहीं आ रहा है। ए और सी में से मेरे को, मैंने जिस तरह का फिगर्स दिया था ना, जैसे यहाँ पे 8 का डिफरेंस देखो, 8 का, यहाँ पे कितना 5, यहाँ कितना 18, यहाँ कितना 8, यहाँ कितना 35, 35 का डिफरेंस दिखा, यहाँ कितना 26, यहाँ कितना 23, यू नॉट सेइंग प्रॉपरली, -5 से 18, -5 से 18 इज व्हाट 23, यहाँ पे कितना 7। कांट यू फील जो नंबर्स दिया हुआ है उस पर ज़्यादा मूवमेंट किस पे हुआ है, ए में ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ है बाय प्योर इंस्पेक्शन ऑफ द आई। तो जाहिर है व्हाट इज देयर बाय प्योर इंस्पेक्शन ना, जो इंटेलेक्ट है वो तो मैथ्स और स्टैट्स रिस्पेक्ट करेगा ही। ए का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आने वाला है, हायर, ए का स्टैंडर्ड डिविएशन, बी का लोअर। तो अभी जो पता चला अपने को सर, ए का रिटर्न 15 आएगा, बी का 10.8 आएगा, ए का एसडी हाई आएगा, बोलना पॉसिबल नहीं है, बी का क्या आएगा लो। तो रिस्क वाइज बी बढ़िया है, रिस्क वाइज बी बढ़िया है, रिटर्न वाइज ए बढ़िया है, और उसके अलावा दोनों में कोरिलेशन पॉजिटिव आने वाला है, दोनों में कोरिलेशन। आवर कैलकुलेटर शुड अग्री विथ ऑल दिस, ठीक है। तो इन दैट केस कम टू द कैल्सी, कम टू द कैल्सी। कैल्सी में आ रहे हैं और कैल्सी में सी कर दो, सी नीचे वाला सी जिससे हट जाए। अब आपको डेटा कहाँ दिख रहा है, डेटा कहीं लिखा हो, कहीं बटन के ऊपर डेटा लिखा हुआ है, 7 के ऊपर, बटन नंबर 7, बटन नंबर 7 डेटा दिखा, ठीक है। बटन नंबर 7 प्रेस करो, सॉरी वो तो सेकेंड से प्रेस होगा ना, सेकेंड बटन नंबर 7, सेकेंड बटन नंबर 7 प्रेस किए तो स्क्रीन पे क्या आ रहा है, X01 क्या आ रहा है, समझ गया होगा मतलब क्या, x का फर्स्ट वैल्यू, x का फर्स्ट वैल्यू। क्या पता इसको भी जैसे मेरा पुराना सम किया हुआ दिख रहा होगा 10, तुम लोग के 0 आया होगा बिकॉज तुम लोग तो फ्रेश यूज़ कर रहे हैं ना, बट मेरा यहाँ यूज़ किया हुआ है तो पुराना डेटा क्लियर करते पहले। तो सेकेंड CLR क्लियर वर्क, सेकेंड CLR क्लियर वर्क कर दो, कर दिए। अब स्क्रीन पे सबके X01 इक्वल टू 0 है। x का फर्स्ट वैल्यू क्वेश्चन में क्या था, आपने कॉपी नहीं किए थे, एक मिनट कॉपी नहीं किए थे तो मैं यही को ओपन कर रहा हूँ, आप लोग फीड करोगे। तो x का फर्स्ट वैल्यू क्या है 20, तो 20 एंटर करो, 20 एंटर, एरो डाउन, क्या आया y का 01, ठीक है ना। तो क्या फीड करोगे 11, फीड करो 11 एंटर, एरो डाउन, x का थर्ड वैल्यू सेकेंड वैल्यू 12 एंटर, एरो डाउन, कंटिन्यू करो अपने आप, कंटिन्यू कर दो प्लीज, स्लो इट डाउन एज फार एज पॉसिबल। और ध्यान रहे जब नेगेटिव आएगा तो प्लस माइनस प्रेस करके फीड करना है। आई थिंक फीड हो गया,
किसी का मिस्टेक हो गया होगा, उसको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट तरीका तो समझ में आ गया। फीड होने के बाद, तो आई एम चेंजिंग द स्लाइड, ठीक है ना। अब फीड होने के बाद आप लोग, बिकॉज आई हैव नॉट फेड द डेटा, ठीक है ना, तो आप लोग सेकेंड स्टैट पे जाओ, बटन नंबर 8, सेकेंड स्टैट। सेकेंड स्टैट प्रेस करने से LIN लिखा हुआ आया होगा, इट स्टैंड फॉर लीनियर, बिकॉज क्वाड्रेटिक भी होता है स्टैटिस्टिक्स, पॉलिनोमियल भी होता है, बट वी आर डूइंग लीनियर स्टैटिस्टिक्स, तो यही चाहिए हम लोग को। एरो डाउन, मेरे में n इक्वल टू 0 आया बिकॉज मैंने डेटा फीड ही नहीं किया। तुम लोग के n 5 आया होगा, 5 बिकॉज 5 पेयर्स ऑफ डेटा, 5 पेयर्स ऑफ डेटा था, करेक्ट। वापस से एरो डाउन, मेरे में एरर आ रहा है बिकॉज कुछ फीड नहीं किया। तुम लोग क्या आ रहा है, x बार, x बार कितना है 15, एरो डाउन, क्या है SX है ना। नाउ एक मिनट, SX स्टैंड्स फॉर सैम्पल SD, क्या, एक सेकेंड, एक टाइम दे दो। ऑल दो सैम्पलिंग हमने किया नहीं मेन क्लास में, फिर भी ये सबको समझ में आता है। पॉपुलेशन सैम्पल, करेक्ट, पॉपुलेशन उसका पार्ट सैम्पल। तो अगर ये जो X और Y था, ये कंपनीज लोग 5 साल से ही एग्जिस्टेंस में है, 5 साल से ही, तब तो ये पॉपुलेशन डेटा है। बट इफ दिस कंपनीज आर इन एग्जिस्टेंस फॉर 50 ईयर्स, देन 5 ईयर्स ये पॉपुलेशन और सैम्पल, सैम्पल, तो उस केस पे वो सैम्पल का SD बता रहे हैं। वापस से एरो डाउन, आई थिंक सिग्मा X आया होगा, सिग्मा X है ना, सिग्मा X जो है वो पॉपुलेशन SD है, क्या SD है, पॉपुलेशन। तो दोनों SD है, सैम्पल SD, पॉपुलेशन SD, दोनों डिफरेंट क्यों होता है वो बताने के सिचुएशन में मैं अभी नहीं हूँ, ठीक है। तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू द कैलसी। वापस से एरो डाउन, Y बार क्या आया 10.8, एरो डाउन, SY, Y का SD, नेक्स्ट एरो डाउन, सिग्मा Y 8.93, वापस एरो डाउन, A और B जो है ना वो क्या होता है सुन लो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कोई बोलना, y इक्वल टू mx प्लस सी सबसे ज़्यादा अपने बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट उसके अलावा सम पीपल ऑल्सो कॉल्ड y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिन्होंने ज़्यादा स्टैट्स किया a प्लस बी एक्स ही बोलते हैं, mx प्लस सी स्टैट्स में नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं a प्लस बी एक्स। a होता है लाइन का इंटरसेप्ट जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रहा है, b होता है स्लोप। तो बोल रहा है अगर b को y मान ले, जो 2 स्टॉक था ना, b को y मान ले और a को क्या मान ले x, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता रहा है। तो a बताया, a क्या बताया 1 पॉइंट समथिंग, मतलब जहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एरो डाउन, b क्या है स्लोप 0.6, एरो डाउन, r क्या है कोरिलेशन, बात किए थे पॉजिटिव आना चाहिए, है क्या है 0.82, ठीक है। तो 82% कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन 82%, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो था ही नहीं, एक बार अगेंस्ट गया था याद है, तो इट वाज नॉट परफेक्ट कोरिलेशन, 82% कोरिलेशन है, ठीक है। प्लीज अप्रेज मी इन प्रॉपर लाइट, आई एम नॉट टीचिंग स्टैटिस्टिक्स एट ऑल। किसी को बाद में नहीं लगे यार ऐसे कैसे स्टैट्स पढ़ा रहे थे, आई एम नॉट टीचिंग स्टैट्स, मेरे को तो बताना था एक बार मीन स्टैंडर्ड डिविएशन का एक्सपोजर कैलकुलेटर में, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन दैट केस इस तरह कैलकुलेटर में स्टैट मोड यूज होता है, करेक्ट, ठीक है। एक बार कमिंग बैक टू द डेटा, आप लोगों ने तो शायद कॉपी भी नहीं किया है, ये कॉपी कर लिए थे क्या, और सी कॉपी नहीं किए थे ना, मतलब नहीं है। तो इन दैट केस आंसर्स लिखे प्लीज, लिखो एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसके नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहाँ लिख रहा हूँ A और यहाँ पे B, मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन, और A और B लिखा है। प्लीज़ आंसर्स बताना। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन A यानी आपका x बार क्या आया था, वापस चल जाओ उस पर, सेकेंड स्टैट वापस चल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी कर दो, सी करने के बाद सेकेंड स्टैट, ठीक है। ये एरो अप कर सकते थे सारा, जा पा रहे हो वापस से, सेकेंड स्टैट लीनियर एरो डाउन, वापस चालू कर दो। हाँ बताओ x बार क्या आया था, x बार आया था 15%, ठीक है। और अपने सैम्पल डेटा मान रहे हैं, क्या मान रहा हूँ, सैम्पल मानना है या पॉपुलेशन मानना है, वो सब में दिया रहता है, यू डोंट हैव टू वरी। अभी एक बार सैम्पल मान लेते हैं, तो SX बताओ क्या आया, SX फिर से 12.92%, ठीक है। एरो डाउन y बार बताओ, y बार एरो डाउन y बार 10.8, और सैम्पल का SD बताओ, SY 9.98। ओके बस स्टॉप ओवर दे।
कोरिलेशन बारे में काम का नहीं है, यही काम का है। तो अ रैशनल पर्सन लव्स रिटर्न एंड हेट्स रिस्क, लव्स रिटर्न एंड हेट्स रिस्क। रिटर्न वाइज ए इज बेटर, रिस्क वाइज बी इज बेटर। देर आर टू स्पेक्यूलेटर्स, ठीक है, एंड दे हैव डिसाइडेड दैट दोनों में से एक ही स्टॉक बाई करेंगे, दोनों में से एक ही स्टॉक बाई करेंगे, दोनों में से एक ही स्टॉक, दोनों बुलिश है इसके बारे में, एक स्टॉक बाई करेंगे। पहला वाला स्पेक्यूलेटर बहुत ज़्यादा डरपोक है, मतलब हाइट से, वो कौन सा स्टॉक बाई करेगा? बी। दूसरा वाला वो भी रिस्क से हेट करता है, बट अगर उसको रिटर्न ज़्यादा दिखता है तो रिस्क ज़्यादा ले सकता है, कौन सा लेगा? ए। अंडरस्टैंड, बोथ द पर्सन दे डोंट लव रिस्क, दे बोथ हेट रिस्क, बट रिस्क के बदले अगर रिवॉर्ड आ रहा है तो एक आदमी होता है जो रिस्क ले लेता है और एक होता है जो नहीं लेता है ना, तो वो डिपेंड करता है अपने अपने एवर्जन पे। बट अगर एग्जाम में रियल लाइफ पर एग्जाम में अगर अपने को बताया नहीं कि वो लोग का लेवल ऑफ रिस्क एवर्जन क्या है, ये वर्ड जो है रिस्क एवर्जन, AVERSION मीन्स हेटरेड। एवरीबडी इज रिस्क एवर्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, एवरीबडी इज रिस्क एवर्स, बिकॉज इफ यू आर नॉट रिस्क एवर्स वी कांट मेक योर पोर्टफोलियो। तुम पागल इंसान है, तुम्हारे लिए पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। एवरीबडी इज सपोज टू हेट रिस्क, बट एवरीबडी इज इक्वली रिस्क एवर्स, या द डिग्री ऑफ रिस्क एवर्जन डिफर्स। कोई ज़्यादा रिस्क एवर्स है और कोई कमते रिस्क एवर्स है। तो इन दैट केस अगर वो डिग्री ऑफ रिस्क एवर्जन दिया हुआ नहीं है तो उस केस में अपने क्या करते हैं, वी कैलकुलेट समथिंग, जो मैं 1 मिनट बाद बता रहा हूँ। एक अलग एग्जाम्पल पूछ के, एक फैक्ट्री है, उस पर 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं और ऑन एन एवरेज 5,000 डिफेक्टिव होते हैं। 50,000 में से 5,000 डिफेक्टिव होते हैं। एक दूसरा फैक्ट्री है जिस पे 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं और ऑन एन एवरेज 60,000 डिफेक्टिव है। कितना? 60,000 डिफेक्टिव है, ठीक है। तो जो डिफेक्ट का रेट किस पे ज़्यादा था? सेकेंड फैक्ट्री। फिगर्स ये ऐसा बोला था कि आप पकड़ पाते, पहला में 50,000 में से 5,000, दूसरे 5 लाख में से 60,000, है ना। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी स्टॉक ए में इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न? कैल्सी, व्हाट इज रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न? एसडी इज रिस्क, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न? यू कैन गिव द आंसर, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव आस्क्ड। स्टैंडर्ड डिविएशन रिटर्न का कितना परसेंट है? जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो रिटर्न का जो बोर्ड पे दिख रहा है कितना परसेंट है स्टॉक ए में? 86%। इट्स 12.92 बाई 15 into 100 ना। अरे जैसे डिफेक्ट का रेट 50,000 में से 5,000 डिफेक्ट है तो मैं लॉस रेट पूछता, तुम लोग 10% बोलते। तो वैसे ही एसडी जब पेनल्टी ना, वो जो रिस्क है वो रिटर्न का कितना परसेंट है? क्या बोले? 12.92 बाई 15 into 100, क्या 86% बोले? एक बार वर्बली 86, यानी कि सर स्टॉक ए में जो रिस्क है वो 86% ऑफ रिटर्न है, जो रिस्क है वो 86% ऑफ रिटर्न है, और स्टॉक बी में जो रिस्क है वो बताओ, चेक करो प्लीज, कैल्सी सबके पास है, चेक करो। 9.98 बाई 10.8 into 100, 91%। स्टॉक बी में जो रिस्क है वो रिटर्न का 91% है। तो सिंस यू हेट रिस्क, स्टॉक ए में 86% है, स्टॉक बी में 91% है। रिस्क नॉट रिटर्न, रिस्क विच इज बेटर? ए बेटर है ना। तो बहुत जनों ने, आप लोगों ने किया होगा +2 लेवल पे, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? इज एसडी बाय मीन इनटू 100, एसडी बाय मीन इनटू 100। बट हम लोग यहाँ टीचिंग में ये सिखाना चाहते हैं ना कि एक्चुअली दुनिया में ज़्यादा कुछ फॉर्मूलाज होता ही नहीं है, वो जानबूझ के पढ़ाने के पैटर्न पे डिपेंडेंट है कि कौन उसको फॉर्मूला बना रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नॉट अ फॉर्मूला बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, इट इज रिस्क एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ व्हाट? रिटर्न। लोअर द बेटर, ठीक है। तो वहाँ नीचे लिख रहे हैं अपने, उसके नीचे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एस डी डिवाइड बाय मीन इंटू 100, एस डी बाई मीन इंटू 100। इसका आया 86% करीब, इसका आया 91% करीब, ठीक है। इसको सर्कल कर रहा हूँ, बेटर, ठीक है। स्टॉक ए शुड बी प्रेफर्ड, स्टॉक ए शुड बी प्रेफर्ड, स्टॉक ए शुड बी प्रेफर्ड,
स्टॉक ए शुड बी प्रेफर्ड. ओके विथ यू ऑल? सिंस लगे हाथ तो इतना सारा चीज़ किए, तो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं. अपने कॉपी में रेफर करना, बिकॉज अभी स्क्रीन में कॉपी में अगर रिस्क फ्री रेट, सुनना, रिस्क फ्री रेट 5% है. रिस्क फ्री रेट का मतलब तो वर्ड बोलने से पता चलता है. रिस्क फ्री रेट 5% है. विदाउट रिस्क 5% यू कैन अर्न. तो स्टॉक ए में अपने कितना एक्सेस कमा रहे हैं, कितना एक्सेस अर्न कर रहे हैं? 10. स्टॉक ए में तुम 10% एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, बिकॉज रिस्क फ्री रेट तो 5 है ना. ठीक है, इन केस मैंने ठीक से नहीं बोला, द टोन वॉज नॉट प्रॉपर, तो फिर से टोन चेंज करके बोल रहा हूँ. ये कितना गलत होगा बोलना कि सर 12.92% रिस्क लेने के वजह से 15% रिटर्न कमा रहे हैं. अरे 12.92% रिस्क लेने के कारण तुम 15 थोड़ी कमा रहे हैं, तुम तो 10 कमा रहे हैं, बिकॉज 5 तो ऐसे ही मिल जाता. अगर रिस्क फ्री रेट 5 है तो 12.92 रिस्क लेने के वजह से 15 थोड़ी कमा रहा है, कितना? 10. ठीक है, तो 12.92 इज अ पेन, 10 is a gain. 10 is a gain. It's the compensation. I want to find out the compensation per unit of risk. Compensation, it's 10 by 12.92. 10 by 12.92, isn't it? कि 12.92 रिस्क लेने से 10 एक्स्ट्रा कमाया, तो बता एक रिस्क लेने से एक्स्ट्रा कितना कमाया? 10 डिवाइड बाय 12.92. और स्टॉक बी में बोलो नंबर 5.8 by 9.98. 5.8, 10.8 minus 5. 5 was RF. Extra return divide by SD. Extra return divide by SD. So it's compensation per unit of risk. और इस बार higher the better. इस बार. Now this is a very very important term. It's called Sharpe ratio. What ratio? Sharpe ratio. तो एक बार टेबल के बगल में लिख दो RF equal to 5%. RF माने रिस्क फ्री रेट 5%. RF इक्वल टू 5%. लिख दिया. अब नीचे यहां लिखते हैं शार्प रेशियो. शार्प रेशियो, शार्प रेशियो का फॉर्मूला है ER एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस RF द होल डिवाइड बाय SD. ER माइनस RF यानी एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाय रिस्क. ER माइनस RF डिवाइड बाय SD. ओके, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ SD. तो यहाँ पे आया अपना 15 माइनस 5 10. 10 डिवाइड बाय 12.92 0.77. और यहाँ पे आया 5.8 बाय 9.98 0.58. हायर द बेटर ना. तो इस वाइज भी यही बढ़िया आ रहा है, कभी कभी अलग आ सकता है. ओके, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ RF. 0.77 इज बेटर. 0.77 इज बेटर. नीचे में नोट लिख दो. नोट, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था ना, इसको शॉर्ट में CV बोल रहा हूँ. CV, जिससे बार में पूरा वर्ड लिखना पड़ा. CV, ठीक है ना. तो नीचे लिख दो CV shows, नोट में CV shows risk as a percentage of return. CV shows risk as a percentage of return. CV shows risk as a percentage of return. Dash, lower the better. Risk as a percentage of return dash, lower the better. Lower the better. Note number 2, Sharpe ratio. Sharpe ratio shows excess return. Sharpe ratio shows excess return per unit of risk. Excess return per unit of risk. Excess return per unit of risk dash, higher the better. Excess return per unit of risk dash, higher the better. Higher the better. Okay, excess return per unit of risk, higher the better. वहाँ था risk as a percentage return, lower the better. ठीक है. खैर, अपने को एक बार स्टेटिस्टिक्स यूज करना आ गया कैलकुलेटर में. ठीक है ना.
पर कैलकुलेटर में कैसे यूज़ किए वो लिखे ही नहीं है ना अपने, तो और एक नोट लिख दो, नोट नंबर 3। सेकंड डेटा, सेकंड डेटा, सेकंड क्लियर वर्क। कैल्सी का स्ट्रोक्स दिखा रहा हूँ, सेकंड डेटा, सेकंड क्लियर वर्क, याद है? उसके बाद स्क्रीन पे आया था x01, स्क्रीन का इमेज बना लेना, x01, तो तुमने फीड किया था 20, एंटर। फिर तुमने एरो डाउन किया था तो स्क्रीन पे आया था y01, तो क्या फीड किए थे? 11, एंटर, एरो डाउन। फिर स्क्रीन पे आया था अपना x02, क्या फीड किए? 12, एंटर, एरो डाउन, एंड सो ऑन लिख दे रहा हूँ, एंड सो ऑन, दैट्स ओके, एंड सो ऑन। ये सब फीड होने के बाद आपने किया सेकंड स्टैट, स्टैट, तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आया था, किसी को याद है? LIN, लिन, लिनमाई लीनियर, तो आपने किया था एरो डाउन, और एरो डाउन करने के बाद स्क्रीन पे x बार, SX, सिग्मा x, y बार, SY, सिग्मा y, और किसी को याद है? ABR, ये आया था। ये जो R है ना, ये मेरे काम का है थोड़ा सा कंसेप्चुअली, तो नोट नंबर 4 में जाएं। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में एक स्टोरी सुने। एक इकॉनमी है, एक जोग्राफिकल रीजन है जहाँ पे पूरे साल भर या तो समर होगा या विंटर। देयर इज अ कंट्री इन विच थ्रू आउट द ईयर ईदर समर और विंटर, नॉट बोथ, आधे टाइम नहीं, ईदर समर और विंटर, ठीक है? तो एंड सपोज देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ समर और विंटर, सो वी हैव सीजन, डिस्कस हो रहा है अभी, डोंट कॉपी, सीजन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद देर इज़ एन आइसक्रीम कंपनी का स्टॉक ओवर देयर, आइसक्रीम कंपनी, एंड देर इज़ अ वुलन क्लोथ्स का स्टॉक ओवर देयर। दो कंपनी, एक आइसक्रीम बिजनेस में, एक वुलन क्लोथ्स। यू कैन अंडरस्टैंड स्टोरी कैसे बिल्डअप हो रहा है, ठीक है? आइसक्रीम, वुलन क्लोथ्स, एंड ऑब्वियस है इस तरह का डेटा दिया हुआ है, दिस इज समर, दिस इज व्हाट, विंटर। आई सेड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 0.5, समर सीजन में विच कंपनी विल परफॉर्म बेटर? आइसक्रीम, इट गिव्स अ हाई रिटर्न 20%, इसका लो रिटर्न है 10%, और विंटर में इसका लो और इसका क्या, हाई। इनफैक्ट जरा सा फील लोगे तो मैंने डेटा ऑपोजिट रखा है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट। आई कुड हैव मेंशन 20, 10, 12, 32, नो, आई वेंट टू द एक्सट्रीम्स, ठीक है ना? विच मीन्स इन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज आई हैव मेंटेन्ड अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। व्हाट? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन परफेक्ट की है, ठीक है? तो अगर आप आइसक्रीम कंपनी में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट लगा देते हो, यू हैव 1 लाख रुपीज इन्वेस्टेड इन द आइसक्रीम कंपनी, तो इन दैट केस यू नेवर नो समर होगा कि विंटर होगा, तो हाफ चांस है यू विल अर्न 20, दिख रहा है बोर्ड पे, हाफ चांस है यू विल अर्न 10, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 विदाउट द मैथ्स ऑफ इट। If you put all your money in the woolen cloth stock, half chance है you will earn 10, half chance है 20, expected return 15, expected माने average, ठीक है? तो you can also feel कि since 15 बीच में है, 15 बीच में है और ऊपर 20 और 10 है, standard deviation 5 है, because इतना बढ़िया फिगर्स है ना कि स्टैट्स का फील विदाउट कैलकुलेट किए हुए आ रहे हैं, तो why don't we enjoy the same? स्टैंडर्ड डिविएशन 5 भी एकदम समझ में आ रहा होगा, SD 5 है यहाँ पे भी। तो सर आई एम कंफ्यूज्ड बिकॉज आइसक्रीम कंपनी में एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 है, SD 5 है, वुलन में एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 है, SD 5 है। अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे तो भी सेम आएगा, 5/15, 33.33%। अगर आप शार्प रेशियो निकालोगे वो भी सेम आएगा। ये तो जेरोक्स कॉपी स्टॉक्स हो गया है ना, रिटर्न सेम, SD सेम, सही है। ये तो अगर भगवान को कैसे पूछ ले, भैया भगवान प्लीज बता देना समर या विंटर, तो पता चल सकता है कौन सा स्टॉक बाई करे, बट जाहिर है भगवान तो बताएगा नहीं। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं एक काम करूं, एक पोर्टफोलियो बनाऊं, क्या बनाऊं? पोर्टफोलियो
50,000 रुपये आइसक्रीम में, 50,000 वोलन क्लोथ्स पे, 50,000 आइसक्रीम में 50,000 वोलन क्लोथ्स पे आधा आधा पैसा लगा दिया, और सपोज मानते हैं समर हो गया, तो आधे पैसे पे 20 कमाया। मैं ये आधे का बात नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है, मैं अपने पैसे का आधा का बात कर रहा, आधे पैसे पे 20, आधे पैसे पे 10, तो क्या कमाया? 15। और अगर विंटर हो गया तो भी आधे पैसे पे 10, आधे पैसे पे 20, क्या कमाया? 15। यानी अगर कोई आदमी पोर्टफोलियो में लगाता है तो रिस्क गया, ठीक है। तो देयर इज नो स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी दो वॉलेटाइल चीजें जो मूव कर रही है, पर जब दोनों को होल्ड किए तो ओवरऑल थिंग क्या हो गया? स्टेबल। देयर आर टू थिंग्स विच आर मूविंग and they are moving in the opposite direction. Since you hold both of them, your thing becomes what? Stable. It's like, suppose you take your own thing, you get certain pocket money from your house, okay, for expenditure every month, and you expend every month. Now suppose I make them both of them volatile. The pocket money you get from your house every month is volatile, okay, and the expenditure that you do is also volatile. And suppose they are negatively correlated. So whenever you are getting higher pocket money, expenditure in that month is what? Low. Whenever you are getting low pocket money, expenditure that month is high. मतलब negative correlation का बात कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि whenever there are these sort of things ना volatile है, and then you have, सही है, तो in that case दोनों combine किए तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि जब ब्लैक वाला ऊपर है रेड वाला नीचे है, जब ब्लैक वाला नीचे रेड वाला ऊपर है, मैंने अपना पैसा रिलायंस में इन्फोसिस में लगाया, तो रिलायंस जब बढ़िया कर रहा है इन्फोसिस खराब, रिलायंस जब खराब कर रहा है इन्फोसिस बढ़िया, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कभी बहुत अच्छा या कभी बहुत खराब तो कर रहा ही नहीं है। मेरा पोर्टफोलियो कभी बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं कर रहा है, ठीक है ना, स्टेबल टाइप हो गया। एंड स्टेबिलिटी मीन्स वॉलेटिलिटी और एब्सेंस ऑफ वॉलेटिलिटी, एंड अकॉर्डिंग टू अस फॉर आवर करिकुलम रिस्क मीन्स व्हाट? वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने रिस्क को किल कर दिया है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, सर जब भी पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएंगे पोर्टफोलियो, उसमें रिस्क किल होगा, रिस्क किल होगा। कितना किल होगा? यहाँ पे तो पूरा किल हो गया। अरे ये एक्सट्रीम केस था, ऐसा होता थोड़ी है, मैं स्टोरी बना रहा हूँ चलेगा, हाँ पूरे साल में समर, पूरे साल में विंटर, यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर हाइपोथेटिकल, इट डजंट हैपन। देयर आर नो टू स्टॉक्स विच आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड इन दिस यूनिवर्स। इसका मतलब रिस्क पूरा किल नहीं हो सकता है, थोड़ा किल होगा। सब बताइए ना, थोड़ा कितना? जितना कमती कोरिलेशन, जितना माइनस में कोरिलेशन, उतना जोर से रिस्क कटेगा। कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1, -1 एंड +1 कोरिलेशन। तो कोरिलेशन अगर +1 हुआ, +1 मैंने समझा, ये बढ़ा ये भी बढ़ा, ये गिरा ये भी गिरा, इट्स लाइक 20-20, 10-10, तब तो पोर्टफोलियो भी दोनों में डांस करेगा, है ना, रिस्क किल ही नहीं होगा। पर अगर जरा सा भी कम हो ना, ये 20 या 18, ये 10, ये 9, मैंने वैसे भी हो तो भी रिस्क किल होगा, पर जरा सा। तो कोरिलेशन जितना कम होगा रिस्क उतना किल होगा, और रिस्क किल होने से तो अपने को बहुत ज़्यादा मतलब है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर व्हाट? रिस्क एवर्स, ठीक है। तो देयर इज अ वर्ड इन फाइनेंस कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, एंड दैट वर्ड इज समथिंग दैट वी नो पहले से। प्रोवर्ब, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन, सॉरी, प्रोवर्ब, डोंट पुट योर ऑल योर एप्पल्स इन वन बास्केट। वो जो बोलते डोंट पुट योर एप्पल्स इन वन बास्केट, एक ही स्टॉक में पूरा वेल्थ मत लगाओ, स्प्रेड इट आउट, एंड द मोमेंट यू स्प्रेड इट आउट, रिस्क गेट्स व्हाट? कैंसल्ड। सो हाउ मच डज इट गेट कैंसल्ड? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? कोरिलेशन। अगर वीक कोरिलेशन है, लो कोरिलेशन, तो और ज़्यादा कटेगा। अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, अप अप डाउन डाउन, तो कम कटेगा। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, क्या? डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। तो जो कोरिलेशन निकला था अपना शायद 0.8 था, कैल्सी में क्या था? 0.8 था क्या? तो 80% आपको सुनने में क्या लग रहा है, हाई कोरिलेशन या लो? हाई। 80% पॉजिटिव कोरिलेशन 80, यानी मोटा मोटी दोनों स्टॉक एक डायरेक्शन में है, तो रिस्क कटेगा ही नहीं कि जरा सा कटेगा, जरा सा कटेगा। काश -80% होता, ठीक है, तो रिस्क बहुत जोर से कटता, पर पूरा नहीं कटता। पूरा तो तब कटेगा जब कोरिलेशन इक्वल टू व्हाट? -1, ठीक है, पूरा -100% आता तो, ठीक है। तो द फील इज इनफ, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन वर्ड क्लास पे यूज होगा। डाइवर्सिफिकेशन, पैसा फैलाओ, रिस्क काटो, ठीक है। तो कोरिलेशन का चिंता नहीं है, आई हैव नॉट टॉट इन द क्लास एट ऑल, मेरे को चिंता है डाइवर्सिफिकेशन वर्ड का, लिख देना नोट। कोरिलेशन बिटवीन द अबव टू स्टॉक्स
correlation between the above two stocks is 0.8. That is 80% positive. Correlation between the above two stocks is 0.8. That is 80% positive. 80% positive. It means 80% of the time. It means 80% of the time. It means 80% of the time of the occasions, 80% of the time, the two stocks are moving in the same direction. 80% of the time, the two stocks are moving in the same direction. 80% of the time, the two stocks are moving in the same direction. Two stocks are moving in the same direction. Full stop. This also means that 20% of the time, this also means that 20% of the time, this also means that 20% of the time, the stocks are moving in which direction? Opposite. 20% of the time, the stocks are moving in opposite direction. Opposite direction. Full stop, para change, conclusion. Full stop, para change, conclusion. Conclusion. If we combine these two stocks in a portfolio, if we combine these two stocks in a portfolio, if we combine these two stocks in a portfolio, if we combine these two stocks in a portfolio, comma, there will be some risk reduction. There will be some risk reduction. थोड़ा सा risk सा कटेगा, ज़्यादा नहीं. Some risk reduction. Some risk reduction. That is some benefit of diversification. That is some benefit of diversification. Benefit of diversification. Some benefit of diversification. तुम लैंग्वेज पे अगर ध्यान देता, डाइवर्सिफाई करना मतलब पैसा एक जगह लगाना या फैलाना? फैलाना. फैलाते ही रिस्क कटेगा. कितना कटेगा? डिपेंड्स ऑन व्हाट? कोरिलेशन. ठीक है. तो दैट थीम इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो कैल्सी का सारा चीज खत्म हुआ और प्लस इसके थ्रू एक एग्जाम्पल लास्ट क्लास बॉन्ड का लिए थे. किसका? बॉन्ड. एक क्लास आज के क्लास में एक एग्जाम्पल स्टॉक का लिए. आईआरआर पता चला, पीवी पता चला. ठीक है. अंडर प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड, शॉर्ट सेलिंग. ठीक है. उसके अलावा थोड़ा स्टैट्स पता चला. ठीक है.